नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। हाय शेषराज भाई। भगवान। हाय हाय। असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ है, आप सब लोगों की संगत है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैंने शराब नहीं पी और एक अच्छी जिंदगी जीने की आज मैं कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। ऑरेंज सिटी ऑनलाइन ग्रुप नागपुर का आभारी हूँ, जो उन्होंने 7 डेडली सिंस इन पे मुझे अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया दोस्तों। और आज ग्रीड, लालच, इस पर मुझे अपने अनुभव साझा करने हैं दोस्तों। दोस्तों, शराब ने मेरे घर में पहले ही बर्बादी कर चुकी थी। मेरे पिताजी भी शराबी थे और एक छोटा परिवार होने के बावजूद वो सुखी परिवार नहीं था दोस्तों। क्योंकि जहां अल्कोहल होता है वहां वो परिवार कभी सुखी नहीं हो सकता दोस्तों। और ये चीजें मैंने खुद बचपने से अनुभव की थी दोस्तों। शराबीपन की वजह से ही पिताजी की नौकरी चली गई थी, वो बीमार रहा करते थे। मैं छोटा था, मेरी पढ़ाई शुरू थी, वो भी ठीक तरीके से नहीं हो पा रही थी। लेकिन जैसे तैसे मैं पढ़ रहा था। घर की सारी जिम्मेदारियां मेरी माँ पर आ गई थी और मेरी माँ ने ही दोस्तों सारा जिम्मा लेकर मुझे पढ़ाने से लेके घर चलाने से लेके हर काम किया। तो एक शराबी कैसा बर्बाद होता है और घर की परिस्थितियां कैसी खराब होती है, ये मैंने खुद अनुभव किया था। लेकिन दोस्तों, उसके बावजूद मेरी जिंदगी में शराब आई। कॉलेज में जाने के बाद में पहली बार मैंने शराब पी और मैंने कोई गम से या किसी परेशानी की वजह से शराब नहीं पी थी दोस्तों। बस एक आकर्षण के तहत ही, यार सब लोग पीते हैं, दोस्तों ने बोला चलो थोड़ी सी लेते हैं। बचपन से ही मैंने एक तरफ जहां लोगों को शराब पीकर बर्बाद होते हुए देखा था, तो दूसरी तरफ शराब का मजा लेते हुए भी मैंने देखा था। तो वो शराब की बर्बादियां मुझे याद नहीं रही, घर की या बाहर की। लोग मजा कैसे ले रहे थे शराब पी के, ये मुझ पे हावी हो गया। और वो दोस्तों एक आकर्षण के तहत जो जिंदगी में मेरी शराब आई, उसे बढ़ाने का जो काम है वो बाकी मेरी इगोइस्ट पर्सनालिटी ने कर दिया। अपना तो बाकी के लोगों को जैसा नहीं है, अपन बाकी के लोगों से अलग है, इनको पीना नहीं आता, अपन बिल्कुल कंट्रोल में पीते हैं, कभी कभार पीते, उधार नहीं करते, गाली गलौज नहीं करते। ये जो सेल्फ जस्टिफिकेशन में देते लगा, लोग मुझे समझा रहे थे, तू पढ़ा लिखा लड़का है, तेरे घर में पहले ही बर्बादियां हो चुकी है, तूने शराब नहीं पीना चाहिए। तो मेरा ईगो मानने के लिए तैयार नहीं था। और फिर किसी की नहीं सुनने की वजह से आखिर मुझे मेरी बर्बादी के दिन देखने पड़े। जिस घर की व्यवस्था पहले ही पूरी तरीके से चरमराई थी, मेरे शराबीपन की वजह से दोस्तों उसकी हालत और बद से बदतर हो गए। एजुकेशन कंप्लीट होने तक मैं मेरी माँ की कमाई पर ही डिपेंड था। और शराब जिंदगी में आने के बाद में एजुकेशन कंप्लीट करके एक अच्छे व्यवसाय में जाने के बाद भी मेरी डिपेंडेंसी कायम ही रही। क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबल ही नहीं था, जिम्मेदार ही नहीं था। जो आदत पड़ गई थी कि भाई दूसरों की दया पे जीना, दूसरों पे डिपेंड रहना, वो गई नहीं थी। मैं और मेरी शराब। और कारण मिल रहे थे, जिंदगी में फ्रस्ट्रेशन है, मेरे बराबरी के लोग मेरे से आगे बढ़ रहे हैं, उनको सारी सहूलियत मिल रही, मुझे नहीं मिली। पिताजी पे ठिकरा फोड़ना, ब्लेमिंग, इनकी वजह से सब बर्बाद हुआ, इनकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ा। लेकिन मेरी क्या जिम्मेदारियां है
मैं क्या करना चाहिए, ये कभी दोस्तों मेरे मन में ख्याल नहीं आया। कि जिस घर को मेरी माँ चला रही है, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, पढ़ लिख गया हूँ, अच्छे व्यवसाय में गया हूँ, तो अब वो मेरी जिम्मेदारी है, मैंने जिम्मा लेना चाहिए। तो ये मेरे दिलो दिमाग पे ही नहीं थी, क्योंकि आदत पड़ गई थी बगैर मेहनत का और फ्री का खाने की। जिम्मेदारी लेने से डर लगता था, कैसे जिम्मेदारी ले लूं। और फिर इधर 24 घंटे की शराब, शराब पीने से फुर्सत मिले तब तो मैं घर में झांकू कि घर कैसा चल रहा है, लोग कैसे जी रहे। और इन चीजों ने दोस्तों मेरे घर की परिस्थितियों को और बद से बदतर कर दिया था। एक एक रुपए के लिए मोहताज, आसपास के हर अड्डों में उधारियां, शराब का जुगाड़ नहीं जमा तो लोगों के पीछे पड़ना, सारी चीजें मैं भोग कर आया दोस्तों। 2003 में मरते मरते बचा, 11 महीने में बेड पे रहा, उसके बाद भी सबक नहीं सीखा। फिर एक बार 11 महीने के बाद में और दोबारा जिंदगी में शराब, और आखिरी दिनों में हालात और बद से बदतर। फिर भगवान की कृपा हुई दोस्तों की अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज मेरे ही जैसे एक अल्कोहलिक दोस्त की वजह से मुझे मिला, और 2007 में मैं यहाँ आया। सारा जो ईगो, सारा जो घमंड था, वो चकनाचूर हो गया था, क्योंकि बड़े बेकार हाल थे। चक्कर आकर गिर जाना, हाथ पांव टेढ़े हो जाना, 24 घंटे कांस्टेंट फियर, दारू पीते ही रहा तो मरना तय है। और दूसरा डर कि साला नहीं मिली तो मर तो नहीं जाऊंगा। तो 24 घंटे सिर्फ दारू का ही विचार था, खाना नहीं मिला चलेगा। पीने के दिनों में मैंने कभी दोस्तों दारू के साथ भरपेट खाना खाया ही नहीं, बस थोड़ा बहुत चखना खा लेता था, क्योंकि नहीं चाहता था कि भाई उल्टी हो जाए ज्यादा खाना खा लेने से, या नशा न चढ़ जाए। तो खाना ही नहीं खाता था मैं कुछ। शराब के साथ में मुझे खाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। और इन सारी चीजों ने मुझे अंदर से पूरा खोखला कर दिया था दोस्तों। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि दारू पीने के ही वांदे थे, तो दारू के साथ में वो बाकी का खाना खाएंगा कहां से आदमी। कुल मिला के ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन में मैं ए में आया था दोस्तों। लेकिन जब ए में आया था तो मन में ये विचार नहीं था, बस जान बचाने के लाले थे कि सबसे पहले भाई मेरी जान बच जाए। और दिख रहा था कि अगर मैं अभी नहीं रुका ना तो 100% जान जाने वाली है। उस दोस्त का आभारी हूँ, उससे मुझे एक हिम्मत मिली। मेरे ही जैसा शराबी था, साथ में ही शराब पीते थे, तो लगा यार ये इसकी शराब बंद हो सकती है तो मेरी भी हो सकती है। और मैं दोस्तों 2007 में ए में आया। जो बोला जाता है कि अगर आपके अंदर में विलिंगनेस है, आपकी मन की तैयारी हो चुकी है, आप ओपन माइंड हो, मन खुला है, और ईमानदारी है, थोड़ी बहुत ही ईमानदारी कि नहीं मैं पीना बंद करना चाहता हूं, तो ए का प्रोग्राम काम करता है। दुनिया में लाखों लोग इस बात के गवाह है, और मैं भी उनमें से एक हूं। मेरी भी शराब यहाँ आने के बाद बंद हो गई दोस्तों। और उसका सबसे बड़ा जो कारण था वो था दोस्तों अल्कोहलिज्म। अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी को जब मैंने सुना, मेरी वास्तविकता का मुझे पता चला कि मैं कौन हूं। मैं एक ऐसा शराबी हूं कि जो मैं अल्कोहलिज्म, इस बीमारी की चपेट में पूरा आ चुका हूं। मैं थोड़ी सी पीकर रह नहीं सकता। शराब के मामले में मैं पागल हो जाता हूं, जुनून पैदा हो जाता है मेरे। और अगर मैं इससे निकलना चाहता हूं तो मुझे शराब बंद करना ही पड़ेगा, वरना इंसेनिटी या कैजुअल डेथ, ये शराब मुझे आखिर पागल बना देंगी या फिर अकाली मौत मार देंगी। तो पागलपन आ गया था। मैं स्वीकार करता हूं कि मेरा पूरा अल्कोहलिज्म था ना,
आज याद आता है कि सब पागलपन से भरा हुआ था। और कैजुअल डेथ, अकाली मौत, समय से पहले मरना, एक बार मरते मरते बचा था, फिर एक बार मरने की कगार। लेकिन दोस्तों, ए में आने के बाद में, शराब बंद होने के बाद, यहाँ के ओल्ड टाइमरों ने मुझे बताया, ये प्रोग्राम अब खत्म नहीं हुआ, ये प्रोग्राम अब यहां से शुरू हुआ है। अब अगर आप फिर दोबारा जिंदगी में शराब को आने नहीं देना चाहते हो, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है, इनक्योरेबल डिसीज, कभी दुरुस्त होने वाली बीमारी नहीं है। मैं वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक, एक बार का शराबी हमेशा का शराबी हूं। इसलिए मैं इस भ्रम में न रहूं कि शराब मेरी जिंदगी में पलटवार नहीं कर सकती। तो अब मुझे उन कारणों को ढूंढना पड़ेगा कि वो कौन से कारण है जिनकी वजह से मैं फिर दोबारा शराब की तरफ में जा सकता हूं। और दोस्तों, बहुत ही जल्दी ए में आने के बाद में वो कारण मुझे दिख रहे थे। वो कारण मैंने लोगों के अनुभव से सीखे। मेरे पहले आए हुए, मेरे साथ में आए हुए, मेरे बाद में आए हुए लोग उन कारणों की वजह से फिर दोबारा शराब की तरफ में जा रहे थे। कोई इजी मनी के चक्कर में शराब पी रहा था, लैटरी, सट्टा, जुआ, 2 नंबर के काम, ग्रैंडियोसिटी, दिखावे का बड़प्पन। हालत फकीर की है लेकिन दिखावा बादशाह का। तो उधार लो, कर्जा लो और मौज करो, और फिर तकलीफ में आओ, कर्जे से लबालब। एक कर्जे से होता नहीं तो और कर्जे, एक कर्जे को चुकाने के लिए और दूसरा कर्जा। और फिर जब पूरी तरीके से आदमी फंस गया, तो या तो शराब पीने जा रहे, नहीं तो फिर आत्महत्या के विचार मन में आ रहे। ये मैं देख रहा था। कुछ लोग छोटी छोटी चीजों पे गुस्सा होके खुन्नस खा के शराब पी रहे। फलाने ने ऐसा बोला, उसने ऐसा किया, अपना दिमाग खराब हो गया, चले दारू पीने की। बहुत सारे लोग तो ए मेंबरों के नाम पे भी शराब पीते हुए मैंने देखा। वो फलाने ए मेंबर ने ऐसा बोल दिया, इसलिए मैं शराब पी रहा हूं। कुछ अनैतिक संबंध, अपनी काम वासना की भावनाओं को नियंत्रित नहीं करना, ओवर कॉन्फिडेंट, घर वाले भी संभाल लेंगे, बाहर वाले भी संभाल लेंगे। लेकिन ये होता नहीं दोस्तों। ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो डुबा ही देता है। और फिर ऐसे लोगों को भी मैंने देर सवेर शराब पीते हुए देखा। तो ये चीजें दोस्तों, मैं ए में आने के बाद में लोगों का निरीक्षण कर रहा था। इसको इन्वेंट्री नहीं बोली जाएंगी, मैं किसी की छानबीन नहीं कर रहा था, बस निरीक्षण कर रहा था। बहुत सारी चीजें दोस्तों हम अपने अनुभव से भी सीखते हैं, और बहुत सारी चीजें हम लोगों के अनुभव से भी सीखते हैं। और थैंक्स गॉड दोस्तों कि ए में आने के बाद में जो मैंने अनुभव लिए, तो मैं लोगों के अनुभव से भी मैंने सीखा, और उसका आज मैं फायदेमंद हूं। एक मिनट। और वो आज मैं इस वजह से फायदेमंद हूं दोस्तों, कि जो मैंने लोगों के भी अनुभव से मैंने सीखा कि जो गलतियां कर कर लोग अपनी सोबराइटी गवा चुके हैं, तकलीफ में आ चुके हैं, तो वही गलतियां करके मैं तकलीफ में न आऊं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि मेरी परिस्थितियां बड़ी खराब थी, और काम धंधे की हालत तो इतनी खराब थी। हर धंधे का, व्यवसाय का एक गुडविल होता है, वो सारा गुडविल में खराब करके आया था। एक बेवड़े का स्टैंप लग गया था, और ऐसी स्थिति में कोई भी भरोसा करने को तैयार नहीं। शराब से दूरी मिल रही थी, लेकिन जो आर्थिक हालात थे दोस्तों, वो बदलने के लिए तैयार नहीं थे। और ये चीजें कहीं तो भी मुझे फ्रस्ट्रेट कर रही थी, मेरे अंदर में निराशा भर रही थी।
लेकिन दोस्तों मुझे एक फायदा ये हुआ कि मैं शुरू से ही ए के टच में रहा। सबसे अच्छी सुरक्षित जगह जो है मेरे लिए वो है दोस्तों ए की सराउंडिंग में रहना, ए में इन्वॉल्व रहना। चाहे कुछ हो न हो, लेकिन हम शराब से जरूर दूर रहते हैं, इस बात की ये गारंटी है। और उन भयानक हालातों में भी दोस्तों मेरे दिमाग में पीने के विचार नहीं आ रहे थे। इसका सारा श्रेय दोस्तों ए की फेलोशिप का है, ए में मेरे इन्वॉल्वमेंट का है। काफी जल्दी मैं ए की सर्विस में आया और मैं इसमें गुम हो गया। शुरुआती दिनों में मैंने 3-4 साल स्टेप वर्क किया ही नहीं, कदमों पे कोई ध्यान नहीं, ए की सर्विस में ही लगे रहा। उसका फायदा भी हुआ और नुकसान भी हुआ। फायदा यह हुआ कि मैं सोबर रहा तमाम विपरीत परिस्थितियों में। नुकसान ये रहा कि भाई मैं प्रोग्राम जल्दी नहीं ले पाया, लेकिन यह भी अच्छा ही हुआ क्योंकि अनुभव सीखने को मिला। तो दोस्तों मैं ए के लिटरेचर का और जो मेरे पहले आए हुए लोग थे उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूं, जिन्होंने समय समय पे अपने शेयरिंग के माध्यम से या लिटरेचर में जो लिखा है उसके माध्यम से कहीं तो भी मैं भटका नहीं। बुक पढ़ने को मिली और उसमें लिखा था दोस्तों कि हम एक आध्यात्मिक बीमारी से ग्रसित है। अल्कोहलिज्म नाम की ये जो बीमारी है दोस्तों, तो अल्कोहल इज नॉट अल्कोहलिज्म। अल्कोहल सिर्फ एक सिम्टम है, एक लक्षण है। असल जो जड़ है दोस्तों वो है मेरा इज्म, मेरी पर्सनैलिटी, मेरे चरित्र के दोष। ये मुझे शराबी बनाने के लिए कारक थे और यही जो चीजें दोस्तों वो मुझे फिर दोबारा शराब की तरफ में लेके जा सकते हैं। और मैंने जब 4 साल के बाद में अपनी इन्वेंट्री ली स्पॉन्सर के साथ में बैठ के, उसमें मुझे पता चला कि मेरे अहंकार ने ही दोस्तों मुझे शराब की तरफ ले गया था बार बार। मेरे रिजेंटमेंट ने ही मुझे दोबारा बार बार शराब पिलाई थी। ग्रीड की जो बात आज हम कर रहे हैं दोस्तों, लालच की, ये मेरे अंदर में उतनी नहीं थी। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद मेरी तमाम खराब परिस्थितियों के बावजूद, ये ईश्वर की कृपा समझिए या फिर एक जो लिटरेचर है उसमें जो कुछ भी मुझे पढ़ने को मिला, उसकी वजह से दोस्तों कहीं तो भी मैं नियंत्रण रख पाया और मेरे कदम भटके नहीं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पूरी तरीके से साधु हूं या मेरे मन में कभी लालच पैदा ही नहीं हुई या लालच के चक्कर में मैंने कुछ गलत काम किया ही नहीं। बिल्कुल किया मैंने, इसको स्वीकार करने में कोई दो मत नहीं है। मेरे मन में भी सोब्राइटी में लालच बढ़ी और मैंने भी दोस्तों कहीं तो भी कई बार जरूरत से ज्यादा लोगों से पैसा ले लेना या फिर झूठ बोल के पैसा ले लेना, ये काम मैंने भी किए दोस्तों। मगर वो गलतियां बहुत बड़ी नहीं होने की वजह से मैं कम से कम उसमें बच गया। मगर वो जितनी भी गलतियां मैंने की थी लालच के चक्कर में, तो उसमें मेरा एक नुकसान जरूर हुआ था दोस्तों, और वो नुकसान था अपनी मानसिक शांति को खो देना, जो कि मेरे जैसे शराबी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो प्रोग्राम है दोस्तों, वो एक वर्ड पे डिपेंड है, सेरेनिटी, चित्त शांति। अगर मेरे जैसे शराबी का मन शांत नहीं है, चित्त शांत नहीं है, तो उसने समझ लेना चाहिए कि देर सवेर वो शराब के अड्डे पे जाने के लिए तैयार है। और सारा जो प्रोग्राम है दोस्तों 12 कदमों का, वो मेरा पीस ऑफ माइंड और मेरे सेरेनिटी को मेंटेन रखने का ही प्रोग्राम है। हम अपने चरित्र के दोषों पे काम क्यों कर रहे हैं? ताकि मेरा पीस ऑफ माइंड न जाए, मन की शांति न जाए, हम बेचैन न हो, परेशान न हो, समस्या में न पड़ जाए। क्योंकि अगर हम किसी समस्या में फंस गए, हम अगर डर से भर गए, हम अगर बेचैन हो गए,
तो देर सवेर हमको दारू ही पीनी पड़ेगी। तो बिग बुक में जो मैंने पढ़ा दोस्तों कि ये जो बीमारी है ये एक आध्यात्मिक बीमारी है, और इसीलिए जब तक मैं अपनी आध्यात्मिक बीमारी पे काम नहीं करता हूं, मैं मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हो सकता। और इसीलिए ए में आने के बाद में अब मेरा गोल क्या है, क्या मैं भौतिक तरक्की के घोड़े को आगे रखना चाहता हूं या आध्यात्मिक तरक्की के घोड़े को आगे रखना चाहता हूं। अगर मैंने भौतिकता का घोड़ा अगर सामने में रखा तो वो मेरे अंदर लालच की भावना को और बढ़ावा देने का काम करेगा, क्योंकि मैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहता हूं, भौतिक तरक्की चाहता हूं। जैसा नशे का खुमार उतरता है, सारी बर्बादियां नजर के सामने में आती है और दिखता है कहाँ कहाँ क्या क्या बर्बाद करके आया, कितना कर्जा है, कितना लोगों का लिया हुआ है, कितने लोगों से हम पीछे रह चुके हैं, लोग कितना आगे बढ़ गए हैं। और ये चीजें दोस्तों हमको परेशान करती है। पैसा मेरी कमजोरी है दोस्तों, मैं बगैर पैसे के अपने मन को शांत नहीं रख सकता। अभी भी मेरे साथ में होता है, चाहे मैं कितना भी प्रोग्राम प्रैक्टिस करने की बात करूं, लेकिन जब भी थोड़े बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गए कि मेरी इमोशनल सोबराइटी हिलने लगती है, अंदर से मैं डरने लगता हूँ, चिंता में आ जाता हूँ, कैसा होगा, पैसे नहीं है, ये भी काम करना है, वो भी काम करना है, कैसे होगा। और मैं भावनात्मक रूप से अस्थिर हो जाता हूँ, बेचैन हो जाता हूँ। अल्कोहलिक एनोनिमस ने मुझे यही बोला कि दारू से दूर होना ये एक फिजिकल सोबराइटी है, शारीरिक संयम, यानी शराब के मामले में संयम आ गया है, लेकिन क्या इमोशनल सोबराइटी है मेरे पास, क्या भावनात्मक रूप से मैं संयमित हूं, क्या अपनी भावनाओं को संयम में रखना मुझे आता है, आ रहा है। जेब भरी हुई है तो मैं खुश रहता हूं, लेकिन जैसी जेब खाली हो गई तो मैं डर से भर जाता हूं, तनाव में आ जाता हूं कि साला जेब में पैसा नहीं है, अरे काम पड़े कैसा करूंगा, ये भी करना है वो भी करना है। मेरी सोबराइटी की जड़ें हिल जाती है, थोड़ी ही देर के लिए मैं परेशान हो जाता हूं। मेरी जिंदगी में जो जॉय है, जो मजा आनंद है, वो निकल जाता है। यानी इसका मतलब है कि आज भी मेरी जिंदगी में जो आनंद और शांति है वो पैसे पे डिपेंड है। और इसीलिए दोस्तों ये में बोला है कि ज्यादातर रिलैप्स के जो कारण है वो दो वजह से ज्यादा होते हैं, एक सेक्स और दूसरा पैसा। ये दो चीजें अगर हमको इनको नियंत्रित करना नहीं आया, इन पे संयमित तरीके से हमको काम करने नहीं आया, तो हम कभी भी बेचैन होके परेशानियों में घिर के शराब की तरफ में जा सकते हैं। तो ये जो कैरेक्टर का डिफेक्ट है दोस्तों, ग्रीड, लालच, ये मेरी निसर्ग ने जो मुझे एक नैसर्गिक जो प्रवृत्तियां दी है उसका बोला गया कि एक विकृत रूप है। 12 कदम 12 रूढ़ियों की जो हमारी पुस्तक है दोस्तों, उसमें चौथा कदम सबने पढ़ना चाहिए। जो पढ़ना नहीं जानता उसकी बात अलग है दोस्तों, लेकिन जो पढ़ सकते हैं ना, तो अपने आप को अगर जान कदम में कि मैं उन नैसर्गिक प्रवृत्तियों की वजह से अपने आप को भौतिक रूप से सुरक्षित रखना चाहता हूँ, फाइनेंशियली अपने को सुरक्षित रखना चाहता हूँ, कि मेरी जो भी गरज है वो गरज पूरी होनी चाहिए, मेरी, मेरे परिवार की। और उसके लिए हम कमाते हैं, बिजनेस करते हैं, काम करते हैं।
ताकि मेरी और मेरे से जुड़े हुए लोगों की जो आवश्यकता है वो पूरी हो। और इसमें कोई गलत बात नहीं है दोस्तों। हम सबका अधिकार है भाई, जिंदगी जीने के लिए पैसे की आवश्यकता है, पेट भरने के लिए पैसे की आवश्यकता है। इस दुनिया में जी रहे तो बहुत सारी चीजों की गरज है, उनके लिए हमको कमाना पड़ता है। कमाएंगे नहीं तो काम कैसा चलेगा। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने हमको ये कभी नहीं बोला कि भाई अपनी जो जरूरतें है, जो अपनी आवश्यकता है, उसको पूरा ही न करो, उसके लिए कुछ काम ही मत करो, पैसा ही मत कमाओ। लेकिन तकलीफ वहां होती है दोस्तों कि ये जो हमारी नैसर्गिक प्रवृत्ति है, जो हम भौतिक और आर्थिक सुरक्षा चाहते हैं, जब ये हमारी प्रवृत्ति विकृत हो जाती है तो हमारे अंदर में दोस्तों कहीं तो भी जरूरत से ज्यादा कमाने और जमाने की भावना पैदा होती है। फिर हम अपनी गरज के लिए नहीं कमाते, फिर अपनी जरूरत के लिए नहीं कमाते, फिर हम दोस्तों हम कहीं तो भी हमारे अहंकार को संतुष्ट करने के लिए कमाते। आगे वाले की तरक्की ज्यादा हो गई ना, उसके ही जैसी अपनी होनी चाहिए। अपने पास भी बस बंगला, गाड़ी, घोड़ा, मान सम्मान, ऐशो आराम सब आना चाहिए। अब ठीक है, गाड़ी, बंगला या जो भी शानो शौकत है, जो भी भौतिक तरक्की है, उसकी अपेक्षाएं करना गलत नहीं है दोस्तों, एक्सपेक्टेशन रखना गलत नहीं है। लेकिन क्या वो हम सीधे मार्ग से करना चाहते हैं कि फिर शॉर्टकट करना चाहते, शॉर्टकट का उपयोग करना चाहते हैं। अगर मुझे जरूरत से ज्यादा पैसा चाहिए और कम समय में चाहिए, तो मेरा अपना अनुभव है दोस्तों कि वो गलत धंधे, गलत मार्ग करे बगैर नहीं हो पाता। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मेरे पहले आए हुए लोग मुझे बार बार बोल रहे थे, धीरे चलो, इजी डज इट, गो स्लो। ये मत भूलो कि तुम एक अल्कोहलिक हो। जरूरत से ज्यादा अगर तुम पैसों के पीछे भागोगे, अपने आप को मन से शरीर से थकाओगे, गलत धंधों में पड़ जाओगे, तो कभी भी तकलीफ में आ सकते हो। और कभी भी तकलीफें बढ़ गई तो फिर दारू का अड्डा ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति दोस्तों लोगों के अनुभवों को दरकिनार कर देता और प्रयोग करने का देखता है। मुझे तब तक वो बात सही नहीं लगती जब तक मैं उसको खुद करके नहीं देखूं। जबकि ए में बोला जाता है कि ये जो भी यहां बोलता है अपने अनुभवों से बोलता है, तो अगर मैं उनकी बात मान लूं तो मैं फायदे में रहता हूं। लेकिन मेरा स्वभाव उसको स्वीकार नहीं करता, क्योंकि एक डिजीज ऑफ डिनायल, न मानने वाला रोग। और इगोइस्ट तो हम है ही कि हमको तो सब समझता है, अपन सब हैंडल कर सकते हैं। और कहीं तो भी दोस्तों ये जो हमारी विकृत प्रवृत्ति है, वो हमको सारे गलत धंधे करने के लिए प्रवृत्त करती है। जैसा कि मुझे मेरी गरज से भी अगर ज्यादा चाहिए, जरूरत से भी अगर मुझे ज्यादा चाहिए, मैं लोगों की देखा देखी अगर वो भौतिक तरक्की चाहता हूं, और वो भी जल्द से जल्द, बगैर कम मेहनत के, ज्यादा मेहनत के नहीं, शॉर्टकट में, तो मेरे पास में दूसरा कोई उपाय नहीं है कि मैं गलत तरीकों से पैसा कमाऊं। फिर मैं चाहूंगा कि भाई सट्टा लगा देता हूं। क्रिकेट, अभी क्रिकेट का भी है, क्रिकेट का सट्टा है, जुआ है। इन चीजों की वजह से दोस्तों मैंने कई मेंबरों को अपनी अच्छी खासी सोब्राइटी एक बार नहीं कई बार गवाते हुए देखा। और कई लोग दोस्तों आत्महत्या की कगार तक पहुंच गए। कुछ लोग उसमें से बच गए और कुछ आज दुनिया में नहीं है। क्योंकि मेरी कैपेसिटी के बाहर जाकर जब मैं कोई काम करता हूं और वो तकलीफ में अगर मैं फंसता हूं, तो दोस्तों मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं बचता। क्योंकि मैं पहले ही एक भावनात्मक रूप से बीमार आदमी हूं, सिर्फ कमजोर नहीं, बीमार आदमी हूं। अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना मुझे नहीं आता। इसीलिए दोस्तों ये जो ग्रीड है, ये जो मेरे अंदर लालच की भावना है,
इस पे मुझे हमेशा नजर रखनी पड़ती है कि अगर ये बढ़ रही है तो मैं ये सोचूं कि मेरे मन में जो लालच की भावना पैदा हुई है और वो जो मुझे जिस काम के लिए उकसा रही है वो काम जायज है या नहीं है। क्या मैं अपनी जरूरत पूरी करने के लिए या गरज पूरी करने के लिए वो चीजें करना चाहता हूं, या फिर सिर्फ मुझे धन संचय या फिर लोगों को दिखावा करने के लिए कि मैं भी आपके जैसा बनना चाहता हूं, मेरे पास में भी लोगों जैसी दौलत होनी चाहिए, मेरे पास में भी ऐशो आराम होना चाहिए। इन चीजों की वजह से मैं वो काम करने जा रहा हूं। अगर कहीं तो भी दोस्तों मैं लोगों से झूठ बोल के या लोगों का हक मार के पैसा कमा रहा हूं या उनकी संपत्ति को चोट पहुंचा रहा हूं, तो ऐसे में पैसा तो मैं कमा लूंगा दोस्तों, लेकिन मैं मन से सुख नहीं पाऊंगा। मेरा मन हमेशा मुझे खाते रहेगा और ये गलत काम कभी भी मुझे शराब की तरफ में भी लेके जा सकते हैं। ये जो लालच की जो भावना है दोस्तों, ये हमको इतना अंधा कर देती है कि हमारी क्या लिमिट्स है, ये हम अपनी लिमिट्स भूल जाते हैं। एक मेंबर थे, वो 3-4 साल के सोबर थे दोस्तों, आज भी सोबर है, भगवान की कृपा है। लेकिन रियल डेज की 3-4 साल की सोबराइटी में ही उन्होंने दोस्तों शॉर्टकट अपनाने की कोशिश की और एक बड़ा बिजनेस का प्लान बनाया और वो पूरी तरीके से हवा में, खेत दूसरे का और बैंक से लोन वो भी सैंक्शन होने का ही है। सारा जो प्लान हवा में तैयार है और उस प्लान की पूर्ति करने के लिए बाहर में तो हम सारी जो हमारी क्रेडिट है सब गवा के आते हैं, तो आसानी से निशाना कौन बनेगा? तो ए के मेंबर। और उन्होंने दोस्तों तकरीबन 15-20 ए के मेंबर, उन लोगों को पार्टनरशिप का किसी से पैसा ले लिया, किसी के बीवी के गहने ले लिए और दिए लोगों ने। और ऐसा करते हुए दोस्तों उन्होंने काफी बड़ा अमाउंट ए के भी मेंबरों से ले लिया। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, उनका प्रोजेक्ट बनने का ही है। और बाद में पता चला कि वो सब उनका प्लान, उनका खुद की जमीन नहीं होने की वजह से बैंक ने उनका लोन रिजेक्ट कर दिया था। अब लोग अपना पैसा वापस लेने के लिए पीछे पड़ रहे हैं। तो सीधी बात है, एक तो पहले ही ए में बोलते हैं कि फाइनेंशियल रिलेशन से बचिए। फाइनेंशियल रिलेशन के लोग चाहिए, नहीं तो ज्यादातर कि जब दो ए के मेंबर फाइनेंशियल रिलेशनशिप रखते हैं तो दोनों परेशान रहते, देने वाला भी परेशान कि उसका पैसा नहीं निकल रहा और लेने वाला भी परेशान क्योंकि वो दे नहीं पाता है, तो वो ए से बाहर चले जाता, ए की मीटिंग में आना बंद कर देता है। तो इसीलिए ओल्ड टाइमर बोलते हैं कि जितना हो सके किसी की अगर थोड़ी बहुत मदद करना है तो वो बात अलग है, बहुत सारे लोग हम लोग मदद करते भी है, किसी का खाना खिला दिए, किसी के घर राशन भर दिए, किसी को काम लगा दिए, ये चीजें अलग चीजें है। लेकिन जो आर्थिक लेन देन है वो जितना हम ए में अवॉइड करेंगे वो उतना मैंने ऐसे भी लोगों को देखा कि वो ए में भी बैच से पैसा चलाते हुए लोगों को देखा। प्रोग्राम बोला गया है, लेकिन ए के अंदर भी बैच से पैसा चलाने वाले एक मेंबर दूसरे को बैच से पैसा चला रहा, ये भी चीजें मैंने देखी। ये भी एक प्रकार की लालच है दोस्तों। तो ए में बोला गया कि इससे बचो। आखिरकार दोस्तों उस मेंबर को ए से दूर होना पड़ा, सड़क पर आना पड़ा। कई दिनों तक लोग उसको ढूंढते रहे कि कहाँ है वो। और जिन लोगों ने अपनी बीवी बच्चों के गहने
उसको दिए थे, उनके घर में भी फैमिली डिस्टर्ब। गलत वो भी थे, क्योंकि कई तो भी कम समय में ज्यादा पैसा अपना पैसा और गहना बेचा दिया था। इसे बोला गया दोस्तों ए में बिग शॉटिज्म, बिग शॉट खेल। ये पर्सनैलिटी है दोस्तों, बड़े बड़े सपने देखना। ए बोलती है कि भाई ग्राउंड लेवल से काम करो, धीरे धीरे काम करो। मगर हमारा स्वभाव ऐसा है कि हम जमीन पहले बुनियाद तैयार नहीं करते, हम पहले हवा में महल बनाना चाहते, बड़े दाव खेलना। लेकिन बड़े दाव हमेशा सफल नहीं होते दोस्तों, और ज्यादातर मामलों में देखा गया कि फिर हम लोग मुंह की ही खाते हैं। तो ये कहीं तो भी मेरी ग्रीड है दोस्तों, मेरी लालच की भावना है कि मैं पेशेंस से काम नहीं लेना चाहता। मैं जल्द से जल्द तरक्की करना चाहता हूं, कम समय में और कम खर्चे में। लेकिन ए में कोई शॉर्टकट नहीं है दोस्तों। अगर मैं सोबराइटी को कायम रखना चाहता हूं, एक समाधानी और हैप्पी लाइफ जीना चाहता हूं, तो मुझे इससे बचना पड़ता है। अपनी लालच की भावना को कहीं तो भी मुझे दबाना पड़ता है दोस्तों। ये मैं तभी कर सकता हूं दोस्तों जब मैं सोबराइटी की कीमत समझूंगा। एक ए मेंबर होने के नाते मेरे लिए सोबराइटी कम फर्स्ट। मेरी सोबराइटी का मुकाबला और कोई चीज नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैंने भौतिक तरक्की कर ली, धन संपत्ति मैंने संचय कर ली, लेकिन मैं सोबर ही नहीं हूं, तो ये धन दौलत और संपत्ति ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है दोस्तों। रुपए पल भर में उड़ाते हुए देखा है दारू पी लेने के बाद। और इसीलिए दोस्तों अल्कोहलिक से कि मैं ए में आने के बाद में जब मैं ये जान चुका हूं कि मैं एक अल्कोहलिक हूं, अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी से, बात को समझू कि मेरे लिए प्रियोरिटी क्या है। ए का प्रोग्राम लिखना चाहिए। जितना मैं समाधानी रहने की कोशिश करूंगा, अपनी चादर जितनी है उतनी चादर फैलाने की, उतने ही पांव पसरने की अगर मैं कोशिश करूंगा, तो देर सवेर दोस्तों मेरा फायदा होने वाला है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मेरा गोल दोस्तों सिर्फ पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम मुझे पैसा हैंडल कैसा करना चाहिए यह सिखाता है। वो दोस्तों काम करते थे और उनकी रोज की बहुत कमाई थी, और वो जरूरत से ज्यादा जो कमाई थी वो कहीं तो भी दोस्तों उनका जो डिफेक्ट था जुआ खेलने का, उसकी तरफ वो बार बार उसको लेके जाती थी। इन 13 सालों में कम से कम 2-3 बार मैंने उस जुए की लत की वजह से उस व्यक्ति को अपनी 3-3, 4-4 साल की सोबराइटी गवाते हुए देखा। जुए जैसा ज्यादा धन आ गया कि फिर अब वो धन का उपयोग कैसा करना। वो घर से भी वेल्थी ही थे, अच्छी हालत के थे, तो अब ये जरूरत से ज्यादा पैसा आ रहा है। अब वो पैसा हैंडल कैसा किया जाए, कौन से काम में लगाया जाए, ये मेरे जैसे अल्कोहलिक को सोचता नहीं। उसका जो इजी माइंड है वो सोचता है कि यार इसको डबल करते हैं। अब डबल होंगे कहां से? या तो सट्टा खेलना पड़ेगा, जुआ खेलना पड़ेगा, या लॉटरी खेलनी पड़ेगी। तो उनको आदत थी जुआ खेलने की। अब जुए में कभी कभी अच्छे दाव लग जाते हैं और कभी एक हाथ लंबा दाव गिरा तो फिर हम मुश्किल में आ जाते। अब कैसा करना? तो दाव जब उलट जाता है दोस्तों और फिर हमसे संभाल के नहीं होता, तो फिर दो ही चीजें बचती है कि या तो मैं दारू पी लूं या तो फिर आत्महत्या कर लूं। ऐसे ही एक ए के मेंबर का रात के 12 बजे फोन आया था कि जो दूसरे मेंबर है उन्होंने इसी इजी मनी के चक्कर में जुए की लत की वजह से बड़ा गेम खेल दिया, और इतना बड़ा गेम खेल दिया कि वो उस पैसे को वापस कर ही नहीं सकते थे। और अब क्या करूं? तो ये सिचुएशन दोस्तों उनको सबसे पहले तो शराब की तरफ में ले गई, और 3 साल की सोबराइटी के बाद में शराब पीने के बाद जो फ्रस्ट्रेशन आया कि अब तो मैं ए में भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा,
तो फिर वो आत्महत्या के विचार आने लग गए। थैंक्स गॉड कि ए के मेंबरों ने उनको संभाले रखा और आज वो भी सोबर है दोस्तों। तो कहीं तो भी दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में हमारी प्रायोरिटीज क्या है, किन चीजों को हम प्राथमिकता दे रहे हैं, अपनी सोबराइटी को या फिर भौतिक तरक्की को, यह सोचना मेरे लिए बहुत जरूरी है। और मैं इसके लिए दोस्तों भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ, इस ए के प्रोग्राम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बड़ी खराब परिस्थितियों में आने के बाद भी इस ए के प्रोग्राम के निरंतर टच में रहने की वजह से मैं दोस्तों मेरे मन में ये लालच की भावना बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी और मैं बहुत बड़ी गलतियां करने से बचा। ए में आने के बाद भी मेरी कई सालों तक बड़ी खराब परिस्थिति आ रही। 2 साल के बाद मेरी शादी हो गई, ए में आने के बाद बीवी आई, फिर 1 साल के बाद पहली लड़की हुई, यानी जिम्मेदारियां बढ़ रही थी, लेकिन मेरे काम धंधे की हालत बड़ी खराब थी और उस वक्त काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता था मैं कभी कभी। और मुझे ऐसा लगता था कि यार ये जो भी व्यवसाय में मैं हूं इसमें कुछ राम नहीं बचा, कोई दूसरा धंधा करता हुआ। ऐसे कभी कभी बीच में फ्रस्ट्रेशन है। लेकिन जो दोस्तों मैंने ए के प्रोग्राम से सीखा था कि गलत काम मत करना, पैसा कमाने के चक्कर में उल्टे सीधे धंधे में मत पड़ना, क्योंकि आज अच्छा लगेगा कल ये चीजें तकलीफ पैदा कर सकती है। और कुछ कुछ अनुभव आए भी कि मैंने किसी को यानी झूठ बोलकर कुछ ज्यादा पैसे ले लिया और बाद में अनुभव कर रहा हूँ साला मेरा दिमाग उसी में लगा हुआ है, मैं मन से परेशान हो रहा हूँ। पहले तो ज्यादा पैसे झूठ बोल के लेने में कुछ लगा नहीं उस वक्त, क्योंकि मुझे लगा यार मुझे गरज है, कब तक मैं सीधा साधा बनकर रहूं। लेकिन वो ले लेने के बाद में दोस्तों मेरा मन मुझे खाने लगा। इमोशनल हैंगओवर, एक हैंगओवर था वो पीने के दिनों का, कि जब हम बहुत ज्यादा पी लेते थे रात को तो दूसरे दिन हमारे सर पे चढ़ के बोलता था। अब ये नया इमोशनल हैंगओवर कि अगर कोई भी गलत काम करोगे तो वो गलत काम आपके दिलो दिमाग पे छाया रहेगा और आपके मन को परेशान करते रहेगा। एक आध्यात्मिकता का नियम है दोस्तों कि अगर कोई भी गलत काम या गलत बात किए तो हम अंदर से तनाव में आ जाते, डर से भर जाते और उस गलत काम को छुपाने के लिए फिर और कई गलत काम और झूठ बोलने पड़ते। ये भी मैंने अनुभव किए और मेरे अपने अनुभव और मैंने लोगों की जो बर्बादियां देखी कि लालच की वजह से जरूरत से ज्यादा पैसा कमाने और कम समय में ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में कैसे लोगों ने अपनी सोबराइटी गवा दी, कैसे वो कहीं तो भी अति कर्जे में फंस गए। इनसे सबक लेके दोस्तों मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं कोई और ज्यादा भौतिक तरक्की के पीछे पड़कर कोई गलत काम करूं, और इस वजह से कहीं तो भी मैं बच गया। नहीं तो कोई बात नहीं थी कि मैं भी उनके जैसा ही, मुझे भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन जब दोस्तों हम लोग ठान लेते हैं कि नहीं मैं एक अच्छी राह पे चलना चाहता हूं, उसमें तकलीफें आती है दोस्तों, लेकिन उन्हीं तकलीफों से गुजरने के बाद फिर कहीं तो भी हमको हमारे अनुभव में भी बढ़ोतरी होती है, हम भावनात्मक रूप से भी अंदर से मजबूत होते जाते हैं और उसके रिजल्ट्स बाकी हर क्षेत्र में हमारे दिखने को मिलते हैं। तो इनिशियल डेज में मैंने जो आर्थिक संकट झेले और उसके बावजूद दोस्तों मैं गलत काम में नहीं फंसा, भौतिक तरक्की के पीछे मैं भागा नहीं, उसका मैं आज फायदा लुटा रहा हूं कि जो मेरा गुडविल पूरा खराब हो चुका था, एक बेवड़े का स्टैंप लग गया था, कोई मेरे पे भरोसा नहीं करता था, इन 13 सालों की सोबराइटी के बाद आज देखता हूं कि वो जो कलंक है वो पोंछने में आज मैं सक्षम हुआ हूं। आज लोगों का मेरे पे भरोसा है, सालों के पुराने क्लाइंट आज भी मेरे ही पास आते हैं। जिन मेरे दोस्तों ने मेरे से पहले तरक्की की, गाड़ियां ले ली, शादियां हो गई और कुछ उन्होंने अपनी बढ़ोतरी कर ली थी, उनके कई लोगों के बारे में काफी गलत चीजें मैं सुनते रहता हूँ। हो सकता है मेरे बारे में भी लोग बोलते होंगे,
लेकिन अभी तक तो मेरे कान पर ऐसी कोई बात नहीं आई, या मेरा किसी के साथ में अभी तक ऐसा कुछ विवाद नहीं हुआ कि जो मेरी रेपुटेशन को असर करता हो। और ये सिर्फ और सिर्फ दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस की वजह से है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस प्रोग्राम ने मुझे सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं सिखाया दोस्तों, अपने पैसे को कैसे हैंडल करना, ये एक प्रोग्राम सिखाता है। क्योंकि अगर मुझे मेरा पैसा हैंडल करना नहीं आया तो मैं कभी भी तकलीफ में आ सकता हूं। जैसा मैंने बताया कि जरूरत से ज्यादा पैसा होने के बाद हम कई बार उसको गलत कामों में भी लगा सकते हैं। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी यानी आर्थिक असुरक्षितता से बचने के लिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम मुझे 12 कदमों पे चलने के लिए बोलता है कि अगर मेरी आर्थिक स्थिति खराब है, पैसे का व्यवहार मेरे ठीक नहीं है, तो मैं पहले कदम पे मानूं कि मैं पावरलेस हूं, मेरी जिंदगी इसकी वजह से अस्त व्यस्त हुई है, कि जरूरत से ज्यादा मेरी जो लालच की भावना है या पैसे के पीछे मैं जो भागता हूं, तो उसकी वजह से मैं मेंटली डिस्टर्ब रहता हूं, मेरे बाकी के फ्रेंड भी खराब हुए हैं, और मैं इन चीजों से अपनी बदौलत नहीं निकल सकता। तो फिर दूसरा और तीसरा कदम है कि मैं भगवान का सहारा लूं, कि भगवान मुझे सद्बुद्धि दे, मैं इससे निकलना चाहता हूं। चौथे कदम पे मैं अपनी छानबीन करूं कि मेरी बुरी हालत क्यों है, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन खराब क्यों है, क्या दोष है मेरे। अगर मैं चौथे कदम पे अपनी छानबीन करता हूं तो उसमें समझ में आता है कि मेरी कमाई कम और खर्चे ज्यादा है क्या जरूरत से ज्यादा कर्जा करने की मुझे आदत है क्या। जब मेरे पास में ज्यादा पैसा होता है तो क्या भविष्य के लिए मैं कोई नियोजन करता हूं या नहीं करता। दोस्तों, प्रोग्राम वन डे एट ए टाइम का है, आज के एक दिन जीने का। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई फ्यूचर की पॉलिसी न बनाए, कोई विजन न रखे कि भाई हमको आगे में एक दूरदृष्टि रख के ये करना है या वो करना है। आजकल तो बच्चों के लिए हमको पॉलिसी बनानी पड़ती है, ताकि कल चल के अगर ऐसा कोई मौका है बड़े खर्चे का, तो ये जो थोड़ी थोड़ी हम सेविंग करते हैं वो हमारे काम में आए। तो क्या मैं आज सेविंग करता हूं क्या, भविष्य के लिए कोई नियोजन मैंने करके रखा है क्या। अगर मैंने 100 कमाया है, रुपए आज जमा कर रखता हूं क्या, कि ताकि कल जब मैं तकलीफ में आऊं तो मैं कम से कम उन चीजों का उपयोग कर सकूं। क्या मेरे लोगों से रिश्ते ठीक है क्या फाइनेंशियल, कि मैं सिर्फ लेना जानता हूं और लौटाना नहीं जानता। अगर ए में आने के बाद सोबराइटी में भी मेरे यही हाल है, पुराने हथकंडे अगर गए नहीं है कि मैं ले लेता हूं लेकिन मुझे लौटाना नहीं आता, तो फिर मैं लोगों का भरोसा खो दूंगा। लेकिन अगर ऐसा है तो जब मुझे गरज पड़ेगी तो मेरी तो इमेज बन गई है कि मैं वापस लौटाता ही नहीं, तो लोग मेरी मदद क्यों करेंगे। तो ये चौथे कदम की छानबीन में मुझे समझ में आता है कि मेरे आर्थिक व्यवहार कैसे है, मैं क्यों बार बार तकलीफ में फंसता हूँ, क्यों मैं 2 नंबर के या गलत धंधे करता हूँ, क्यों सट्टा लैटरी जुए में मैं कर्जे में डूब जाता हूँ। क्या ये मेरी लालच नहीं है जो मुझे बार बार तकलीफ में डाल देती है। मैं ये कभी नहीं भूलू दोस्तों कि मैं एक अल्कोहलिक हूं। मैं इन चीजों में अगर गिरूंगा तो शराब ही मेरे साथ में हाथ में आने वाली है। क्या मैं 5वें कदम पे किसी न किसी के साथ शेयर करता हूं मेरी जो प्रॉब्लम है। किसी न किसी के साथ अपने प्रॉब्लम शेयर करना समस्या के हल की शुरुआत है। अगर मेरा स्पॉन्सर है तो मैंने अपने स्पॉन्सर से बात करनी चाहिए, या फिर किसी भी एक मेंबर से हम चर्चा कर सकते हैं कि मैं फाइनेंशियली ऐसा परेशान हूं, या मेरे अंदर की लालच इस तरीके से मुझे गलत काम करवाने दे रही है, तो मैं इससे कैसे निकलूं। क्या मैं अपनी लिमिट जानता हूं, नहीं जानता। मैं तो अपने गलत कामों को भी जस्टिफाई करता हूं। तो वहां कहीं तो भी किसी से अगर मैं चर्चा करता हूं तो मेरे गलत काम मुझे दिखाई पड़ते हैं, मैं गलतियां करने से बच सकता हूं। मेरे डिफेक्ट्स अगर मुझे पता चल गए कि मेरा स्वभाव कैसा है, मैं ग्रैंडियोसिटी में जी रहा हूं क्या, दिखावे का बड़प्पन, कि दुकान फुटाने की और शान बादशाह की, ऐसा मेरा व्यवहार है, कि मेरी कमाई कम है
और मैं लोगों का दिखावा करने के लिए पैसों का खर्च कर रहा हूं, उधार लेकर मैं शानो शौकत कर रहा हूं, कर्जे पे कर्जे मेरे हो रहे हैं। क्या कर्ज करना मेरी आदत बन गई है क्या? अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मैंने सीखा दोस्तों कि जब एक कर्जा हमारे पे हो तो जब तक वो चुकता नहीं होता तो दूसरा कर्जा मत करो। शादी करने के बाद मैंने भी एक छोटा मोटा कर्जा लिया था दोस्तों। 5 साल में उस कर्जे को चुकाया। जब तक वो कर्जा था मैंने दूसरा कर्जा नहीं लिया। और वो 5 साल की जो आर्थिक गुलामी थी उससे जब मैं मुक्त हुआ तो मुझे और कर्जा मिल रहा था, लेकिन मैंने दूसरा कर्जा नहीं लिया, क्योंकि बड़े मुश्किल से वो 5 साल मेरे उस कर्जे की गुलामी में बीते थे, जो मेरी सोबराइटी को खराब कर रहे थे, मेरी रात की नींद हराम करते थे। हर महीने की ईएमआई के लिए मेरे हाल खराब हो जाते थे कि ईएमआई कैसा भरूं। कई बार मुझे कुछ न कुछ गिरवी रख के वो ईएमआई भरनी पड़ती थी। और इसलिए जब दोस्तों 5 साल के बाद में मेरा कर्जा खत्म हुआ, मैंने दूसरा कर्जा नहीं लिया। आज भी मैं कर्जे से बचता हूं। छोटे मोटे जरूरत के जो कर्जे हैं वो ले लिए, और हम दे सकते हैं तो ले लिए, तो कोई गलत बात नहीं है। लेकिन बड़े कर्जे जो मेरी शक्ति के बाहर है, ऐसे कर्जे अगर मैं करता हूं, कर्जे लेने के पहले मैं ये नहीं सोचता कि मैं उसको चुकता कैसा करूंगा, तो 100% हम जान से जाने वाले हैं। इसी लॉकडाउन में हमारे एक अच्छे मेंबर थे, उन्होंने बैंक से एक बड़ा कर्जा ले लिया। 23-24 हजार का उनका किस्त था। और इस लॉकडाउन में सबके ही हाल खराब थे। वो डेकोरेशन वगैरह, कैटरिंग और डेकोरेशन का काम था। तो आखिर वो डिप्रेशन में आ गए। 23-24 हजार की किस्त, कर्जा तो ले लिया था, लेकिन शायद उनकी समस्या का हल हो भी सकता था अगर वो किसी से शेयर करते, चर्चा करते। और कोविड के कंडीशन में बैंक भी कोई इतना तो नहीं था कि भाई तुरंत ही आकर सब उसका जमीन कब्जा लेती, लेकिन किसी से शेयर नहीं किया। और आखिर दोस्तों वो जो आर्थिक संकट में फंसे थे तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो हम जैसे शराबी, अगर हमने अपनी लालच को सही समय पे अगर नहीं रोका, पैसे को हैंडल करना नहीं आया, आर्थिक स्थिति का हमने आकलन नहीं किए, और हमने अगर दोस्तों उठपटांग काम अगर किए, अपनी एक अल्कोहलिक की जो हमारी पर्सनैलिटी है उसको नजरअंदाज करके हमने भौतिक तरक्की के पीछे भागे, तो ये जो चीजें है दोस्तों हमें कभी भी या तो दारू के अड्डे पे लेके जा सकती है, या फिर इस दुनिया से ही हमेशा के लिए विदा कर सकती है। ये चीजें दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में मैंने सीखा। और इन 13 सालों में आज मैं बोल सकता हूं, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो प्रोग्राम बोलता है कि अपनी आध्यात्मिक प्रगति को फोकस करो। भौतिकता आपके पीछे पीछे आते रहने वाली है, उसके लिए सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा। बहुत सुंदर लिखा है दोस्तों एक जगह बिग बुक में कि स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट थ्योरी, वी हैव टू लिव इट। यानी जो आध्यात्मिक जीवन जो है ना दोस्तों, वो सिर्फ थ्योरी नहीं है, उसको जीना पड़ता है। अध्यात्म कैसा है कि सुनने के लिए और पढ़ने के लिए अच्छा लगता है। कोई बाबा जी अपने प्रवचन देते हैं तो कान को सुनने में अच्छे लगते हैं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में भी जब हम लोग शेयरिंग करते हैं तो हम शेयरिंग खत्म होने के बाद बोलते क्या वाह वाह क्या शेयरिंग किया आपने, आपकी शेयरिंग मुझे बहुत पसंद आती है। लेकिन दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो प्रोग्राम है वो प्रवचन का नहीं है, ये अनुभव का प्रोग्राम है। इस जिंदगी को हमको जीना पड़ता है, और उसके लिए कई तो भी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है, सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है, मन भी मारना पड़ता है। तब जाके दोस्तों एक रिजल्ट आता है, तब हमारी अंदर से इमोशनल सोबराइटी मजबूत होती है। मेरे लिए भौतिक तरक्की से ज्यादा मेरी इमोशनल सोबराइटी ज्यादा मायने रखती है। अगर मैं भावनात्मक रूप से मजबूत नहीं रहा तो दोस्तों मेरा कभी भी घात हो सकता है। आज भौतिक तरक्की या पैसा मेरा प्राइमरी उद्देश्य नहीं है दोस्तों। जरूर मैं पैसा कमाना चाहता हूं अपनी गरज पूरी करने के लिए, मेरे परिवार की गरज पूरी करने के लिए, लेकिन आज मैं जानता हूं दोस्तों कि मैं अगर लालच और पैसा कमाने की अंधी दौड़ में अगर शामिल हुआ तो मैं अपनी सोबराइटी को खो सकता हूं। और मेरे लिए दोस्तों मेरी सोबराइटी सबसे ज्यादा कीमती है। फर्स्ट नंबर पे माय फर्स्ट प्रियोरिटी इज माय सोबराइटी। तो यही समझ के दोस्तों एक समाधानी जिंदगी जीने की आज मैं कोशिश कर रहा हूं। समाधान
सेटिस्फेक्शन अपनी लाइफ का होना बहुत जरूरी है। यही समाधान दोस्तों मुझे खुश रख सकता है। थैंक यू।